Hello friends, welcome back to our channel UPSC Decode where we are decoding polity right now. लास्ट की वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया कि प्रियम्बल का मीनिंग क्या होता है, यानी कि इस शब्द का मतलब क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसके कंपोनेंट यानी कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, जैसे सोर्स ऑफ अथॉरिटी हो गया, फिर नेचर ऑफ द स्टेट हो गया, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट हो गया, फिर एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद हमने काफ़ी डिटेल में यह डिस्कशन किया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, जो की टर्म्स हैं जैसे सवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो इन सब का हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया। अब हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रियम्बल के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की, जो कि है जस्टिस। हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिखा है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये जो तीन शब्द हैं, ये नॉर्मल तीन शब्द नहीं है, ये हमारे देश के विज़न को डिफाइन करते हैं। जस्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ कोर्ट में इंसाफ मिले। इसका मतलब है कि हर नागरिक के साथ समाज में, अर्थव्यवस्था में और राजनीति में, इन तीनों जगह पे इंसाफ हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सोशल जस्टिस के बारे में कि सामाजिक न्याय का क्या मतलब होता है। तो सोशल जस्टिस ये इंश्योर करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति से रिलेटेड, उसके धर्म से रिलेटेड, उसके जेंडर से रिलेटेड या फिर बर्थ ऑफ प्लेस यानी कि जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले और सबको समान रूप से सम्मान मिले। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं सोशल जस्टिस का, जैसे SC, ST, OBC, इन सब के लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज़, वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम, जो LGBTQ है, LGBTQ+, तो इस कम्युनिटी के लिए लीगल प्रोटेक्शन, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है, तो उन सब जैसे प्रैक्टिसेस का खात्मा करना। तो सोशल जस्टिस एक ऐसा समाज बनाना चाहता है जहां सबको बराबरी का दर्जा मिले। तो सोशल जस्टिस क्या होता है ये क्लियर हो जाएगा, यानी कि रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, बर्थ ऑफ प्लेस के बेसिस पे किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। तो ये होता है सोशल जस्टिस। फिर आता है इकोनॉमिक जस्टिस। तब इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था ऐसी हो जिसमें गरीब और अमीर के बीच में फ़र्क इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि जो समाज है वो टूटने लग जाए। ये इंश्योर करता है कि सभी को जीने का बेसिक हक हो, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान और काम। इसका उदाहरण अगर देखते हैं एग्जाम्पल, तो लैंड रिफॉर्म आ जाएगा जिसमें ज़मीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। मनरेगा आ जाएगा जिसमें हर रूरल परिवार को, यानी कि ग्रामीण परिवार को रोजगार का अधिकार मिला। फिर सब्सिडीज़ आ जाएंगी इसमें, जैसे बिजली, राशन, गैस सिलेंडर, ये सब गरीब लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। फिर वेलफेयर स्कीम्स आ जाएंगी जिसमें हर किसी को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो इकोनॉमिक जस्टिस का लक्ष्य है कि वेल्थ ऑफ नेशन शुड नॉट रिमेन इन फ्यू हैंड्स। लेकिन ग्राउंड लेवल पे इसकी क्या रियलिटी है ये आप खुद से ही पता कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक जस्टिस का क्या लक्ष्य था? तो वेल्थ ऑफ नेशन शुड नॉट रिमेन इन जस्ट फ्यू हैंड्स। अब अगला आता है पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि सोशल जस्टिस का मतलब हुआ कि किसी की व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब हो गया कि जो नेशन का जो धन संपदा है वो केवल कुछ ही हाथों में नहीं रहेगा, बल्कि हर किसी में के पास उसका अधिकार होगा, हर किसी को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब अगला टर्म है पॉलिटिकल जस्टिस। तो पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है? तो हर नागरिक को सरकार बनाने में हिस्सा लेने का पूरा हक हो, सबको वोट देने का अधिकार हो, इलेक्शन लड़ने का अधिकार हो और अपनी आवाज़ को उठाने का हक हो, चाहे अमीर हो या गरीब, ग्रामीण हो, ग्रामीण एरिया से बिलोंग करता हो या फिर शहरी एरिया से बिलोंग करता हो, चाहे वो मैन हो या फिर वुमेन हो। यानी कि सिंपल मतलब है वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू। यानी कि ये वाला प्रिंसिपल लागू होता है, यानी कि एक व्यक्ति होगा, उसके पास एक वोट होगा और उस वोट का जो वैल्यू होगा वो भी एक होगा। यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस का ये सिंपल मतलब होता है। अगर इसके मेजर टूल्स को हम लोग देखते हैं तो इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आ जाएगा, यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि 18 साल से ऊपर सबको वोट देने का अधिकार। फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि निःशुल्क और निष्पक्ष चुनाव। फिर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, यानी जो इलेक्शन कमीशन है वो स्वतंत्र होगा।
पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थ्रू पार्टीज एंड प्रोटेस्ट। फिर पॉलिटिकल जस्टिस से ही भारत जो है वो एक ट्रू डेमोक्रेसी बनता है, एक वास्तविक लोकतंत्र बनता है, यानी कि हर एक व्यक्ति को सरकार बनाने में एक उसका योगदान है। तो जस्टिस इन द प्रियम्बल का सिंपल मतलब है कि एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक के पास समान अधिकार हो, समान अवसर हो और हर एक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से इंसाफ मिल सके, यानी कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड द लास्ट वन इज पॉलिटिकल जस्टिस। तो यही है हमारे संविधान का कोर एथिकल वैल्यू और एक नया इंक्लूसिव और न्याययुक्त भारत बनाने का एक स्वप्न जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देखा था। यानी कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़ोगे ना, तो इसको बोला जाता है कि प्रियम्बल इज़ द की टू रीड द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। यानी कि प्रियम्बल वह कुंजी है, वह चाबी है जिसका यूज़ करके आप दिमाग को पढ़ सकते हो। किसके दिमाग को? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने जो संविधान लिखा था, तो उनके माइंड को आप पढ़ सकते हो। तो ये यूपीएससी में सवाल भी पूछा हुआ है। साथ ही साथ ये भी सवाल पूछा हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रियम्बल में निम्न में से कौन सा जस्टिस नहीं दिया हुआ है? तो उसमें सोशल जस्टिस रहेगा, इकोनॉमिक रहेगा, पॉलिटिकल रहेगा। इसके अलावा कोई भी जस्टिस अगर आपको मिलेगा तो वहाँ पे आपको टिक करना है, क्योंकि बस ये तीनों जस्टिस इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं। क्लियर? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग आगे, ये जो नोट्स है वो मैंने प्रोवाइड किया आपको। आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं लिबर्टी के बारे में। क्लियर? लिबर्टी को फ्रीडम से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फ्रीडम का मतलब होता है कि वो एब्सोल्यूट होता है, यानी उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन जो लिबर्टी होती है ना, इस पर एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि फ्रीडम विथ रिस्ट्रेन। स्वतंत्रता तो होती है लेकिन उसमें कुछ अंकुश भी लगा रहता है उस पर। क्लियर? तो अब बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जो हर इंसान के जीवन का मूल आधार है, एंड दैट इज लिबर्टी। क्लियर? तो हमारा प्रियम्बल कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यानी कि हर नागरिक को अपने विचार को रखने, अपनी सोच को व्यक्त करने, अपना धर्म मानने और पूजा करने का पूरा अधिकार है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब आप अपनी बात को रख तो सकते हो, लेकिन आपको दूसरे की लिबर्टी को हानि नहीं पहुंचाना है। और पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और नेशनल सिक्योरिटी भी बनी रहनी चाहिए। क्लियर? यानी लिबर्टी तो है आपके पास, स्वतंत्रता तो एक तरीके की है, लेकिन आपको दूसरे की स्वतंत्रता को ठेस नहीं पहुंचाना है। तो इस लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 25 टू आर्टिकल नंबर 28। ये जब फंडामेंटल राइट हम लोग डिस्कस करेंगे तब काफ़ी डिटेल में देखेंगे। वैसे मैं बता दूं तो आर्टिकल 19 जो होता है, इससे हमें मिलती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर जो 25 से 28 है, ये देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बिलीफ एंड वर्शिप। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी धर्म को मानने के लिए आज़ाद हैं और आप अपने विचार सोशल मीडिया या फिर समाज में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सब लिबर्टी के एग्जाम्पल हैं। लिबर्टी के बिना डेमोक्रेसी का कोई भी मतलब नहीं हो सकता है। ये सिर्फ एक अधिकार नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्पेस है जहां हम अपनी सोच, अपने विचार और अपनी पहचान को जी सकते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के। लेकिन शर्त वही है कि दूसरे के लिबर्टी को हानि नहीं पहुंचाना। और इसी लिबर्टी ने भारत को एक वाइब्रेंट और डाइवर्स कंट्री बनाया है, जहां हर आवाज़ का अपना एक महत्व है। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रियम्बल के ये जो वर्ड्स हैं, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये सब एक जैसे हैं। लेकिन असल में ये पांचों वर्ड अलग अलग मीनिंग्स रखते हैं। तो सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहला वर्ड है थॉट। थॉट का क्या मतलब होता है? थॉट का सिंपल मतलब हो जाएगा सोचना। तो ये है आपके मन में आने वाले विचार, चाहे वो पॉलिटिकल हो, साइंटिफिक हो या किसी सामाजिक मुद्दे पर हो, यानी सोचने की आपको पूरी आज़ादी है। एग्जाम्पल अगर देखें तो आप समझ रहे हैं कि देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो और ज़्यादा बेटर होना चाहिए। अगर बेटर है तो वो बेस्ट होना चाहिए। क्लियर? तो ये आपकी थॉट है, यानी आप सोच रहे हैं कि प्रेजेंट डे में अगर आपके देश में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा व्यवस्था है, अगर वो ख़राब है तो वो और ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, वो और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए।
तो ये आप सोच रहे हैं, तो ये आपका थॉट है। क्लियर? तो लिबर्टी ऑफ थॉट यानी सोचने की आज़ादी है आपको। फिर आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होगा यहाँ पे व्यक्त करना। तो सिर्फ सोचना नहीं है, उस सोच को बोलना, लिखना या किसी आर्ट फॉर्म के जरिए उसको समाज के सामने लाना, ये होता है एक्सप्रेशन। जैसे आप एक आर्टिकल लिखकर अपने विचार को पब्लिक तक पहुंचाते हैं, तो ये होता है एक्सप्रेशन। यानी आपके माइंड में एक थॉट आया कि एजुकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं है, इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। फिर आपने उस विचार को एक्सप्रेस किया, जैसे पब्लिक एडिटोरियल के थ्रू, न्यूज़पेपर में लिख के, किसी बुक में पब्लिश करके, किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो ये होता है एक्सप्रेशन। फिर आपको आता है बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। ये आपका पर्सनल कन्विक्शन होता है। ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, भगवान में हो सकता है, इक्वालिटी में हो सकता है, या एथिस्ट होने में हो सकता है। यानी किसी व्यक्ति का मानना है कि हाँ भगवान है तो वो भी सही है, अगर कोई व्यक्ति मानता है कि भगवान नहीं है तो आप उसको भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्लियर? तो एग्जाम्पल अगर देखें तो आपका विश्वास हो सकता है कि सभी धर्मों का एक ही मूल है, तो ये जो है आपका बिलीफ है। फिर अगला वर्ड आता है फेथ। फेथ का मतलब होता है आस्था। तो ये जो वर्ड है ना फेथ, ये थोड़ा और ज़्यादा स्पिरिचुअल और इमोशनल होता है। ये बिलीफ का डीपर फॉर्म है। यानी कि फेथ जो है यह बिलीफ का डीपर फॉर्म है, जहाँ लॉजिकल रीजनिंग कम होती है और जो भावना होती है इंसान की वो ज़्यादा होती है। जैसे आपको अपने गुरु में या भगवान पे पूरा फेथ है बिना किसी डाउट के। फिर अगला वर्ड है आपको वर्शिप। वर्शिप का मतलब सिंपल समझो पूजा पाठ। यानी कि फेथ जो है आपका उसको प्रैक्टिस में लाना, यानी रिचुअल्स, प्रेयर, मंदिर या मस्जिद जाना, ये सब जो है ये वर्शिप के फॉर्म है। जैसे मंदिर में पूजा करना, मस्जिद में नमाज पढ़ना, चर्च जाना, तो ये सब क्या है? तो ये सब वर्शिप है। यानी कि आपने ये देखा कि जस्टिस का क्या मतलब होता है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। फिर आपने देखा लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो अब तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब अगर मैं आपको प्रियम्बल दिखाता हूँ तो आप देखो, लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी इसका मतलब हमने काफ़ी डिटेल में देखा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम लोगों ने, खुद भारतीयों ने इस संविधान को लिखा है। किसी बाहरी इंस्टीट्यूशन सॉरी, किसी बाहरी कंपनी या किसी बाहरी कंट्री के द्वारा इसको ज़बरदस्ती थोपा नहीं गया है हम भारतीयों पे। हमने इस संविधान को खुद से लिखा है और खुद ब खुद हमने इसको अपने आप को गिफ्ट कर दिया है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व, यानी सत्य निष्ठा के साथ हम लोग संकल्प लेते हैं कि भारत को एक सॉवरन, ये ओरिजिनल प्रियम्बल है, इसमें दो वर्ड और ऐड होंगे, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, बाद में इंटीग्रिटी भी आएगा नीचे की तरफ। तो सॉवरन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, तो इनको कब जोड़ा गया था? तो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके तहत जोड़ा गया। यानी भारत को एक सॉवरन, सेकुलर, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री हम लोग बनाना चाहते हैं, और यहाँ के सभी नागरिकों को हम लोग जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं। कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। फिर लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे, किस चीज़ का? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगला आता है इक्वालिटी। यानी कि जस्टिस हमने देख लिया, लिबर्टी देख लिया, अब अगला जो टर्म है वो है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी का क्या मतलब है? तो इक्वालिटी का मतलब है कि सब लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार, ना कोई छोटा और ना ही कोई बड़ा, ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना पैसा, किसी भी बेसिस पर भेदभाव नहीं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आखिर इसके बारे में क्या कहता है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये गारंटी दिया है कि सब लोगों को समान रूप से कानूनी सुरक्षा मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर एक सिटीज़न को, चाहे वो जॉब हो, एजुकेशन हो या पब्लिक पोजीशन हो। जाति, धर्म, जात पात, जेंडर या इकोनॉमिक स्टेटस के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जैसे जब मैं एफआर आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज़ फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक कर्तव्य, तो उसमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 दिया हुआ है। ये आर्टिकल्स इक्वालिटी को लीगली एनफोर्स करते हैं। जैसे आर्टिकल 14 जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे इक्वालिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 15 में नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स,
फिर 17 आप देखोगे तो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत वाला। तो फिर आर्टिकल 18 देखोगे तो नो टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी। तो अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं तो अगर एक बिलीनियर है कोई, क्लियर, और फिर कोई गरीब आदमी यानी कोई अरबपति है, बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास, और एक गरीब आदमी है, कोई रिक्शा चालक है, टेम्पो चालक है, तो ये दोनों आदमी के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है और वो कोर्ट में मैटर जाता है, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो अगर लोअर कोर्ट भी हो गया, तो कोर्ट में अगर मैटर जाता है और दोनों कोर्ट में खड़े हैं, यानी एक तरफ बिलीनियर खड़ा है और एक तरफ कोई गरीब व्यक्ति खड़ा है, तो कानून जो होगा वो दोनों के लिए बराबर होगा। जज जो है वो उनके पैसे के बेसिस पे उनको जज नहीं करेगा, बल्कि उनके केस के बेसिस पे, उनकी गलती के बेसिस पे जज करेगा। लेकिन रियलिटी क्या है ये आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं और खुद से आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मतलब है कि आप इमेजिन कर सकते हो, आप खुद से सोच सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कितना वेल डिज़ाइन किया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं कि इक्वालिटी का मतलब है नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल डिग्निटी एंड इक्वल चांस टू ग्रो। तो ये सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक कमिटमेंट है जिसे इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हर सिटीज़न को दिया है, क्लियर। लेकिन अब देखो यहाँ पे लिखा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, देखो स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसका क्या मतलब है? तो ये जो है, ये इक्वालिटी जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है यहाँ पे, और दोनों का मतलब अलग अलग है। पहला इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यानी हर सिटीजन का जो सोशल स्टेटस है, जो सामाजिक दर्जा है, जो ओहदा है, वो इक्वल है, जो दर्जा है वो इक्वल है, चाहे कोई रिच हो या पुअर हो, कोई अपर कास्ट हो या फिर सो कॉल्ड अपर कास्ट या सो कॉल्ड लोअर कास्ट हो, मैन हो या वुमेन हो। देश के हर नागरिक की इज्जत, डिग्निटी और सम्मान सबको एक जैसा माना जाएगा। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया आर्टिकल 17 के तहत, क्लियर। सबको इक्वल लीगल आइडेंटिटी दी गई, चाहे प्रेसिडेंट हो या कोई डेली वेज वर्कर, यानी दिन दिहाड़ी पे कमाने वाला कोई वर्कर है, कानून के सामने सब बराबर है। दूसरा आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है यहाँ पे? तो ये इंश्योर करता है कि हर इंसान को बराबरी का मौका मिले आगे बढ़ने का, एजुकेशन में, जॉब में, बिजनेस में। जैसे आर्टिकल 16 जब आप पढ़ोगे तो वहाँ है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। रिजर्वेशन पॉलिसीज आ जाता है, उन लोगों के लिए है जो हिस्टोरिकली बैकवर्ड थे। अब यहाँ पे डिबेट क्रिएट हो जाता है, तो वो आप खुद से, जो आपकी राय है उसके हिसाब से आप इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेकिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, दिस ऑल एग्जामिनेशंस आर ओपन टू एवरीबडी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो एक सिंपल लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं तो स्टेटस क्या मतलब हो जाएगा? सबका समान रूप से सम्मान, यानी सबका बराबर सम्मान। और अपॉर्चुनिटी का मतलब हो जाएगा सबको ग्रोथ का बराबर चांस मिलना। यानी कि इंडिया के संविधान, भारत का जो संविधान है, ये दोनों तरह की इक्वालिटी देने के लिए कमिटेड है, ताकि हम एक ट्रूली इंक्लूसिव और जस्ट सोसाइटी बन सके। अब अगला वर्ड है आपको फ्रेटर्निटी। क्या वर्ड है? फ्रेटर्निटी। तो अब देखो, फ्रेटर्निटी एकदम सिंपल है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, यानी एक ऐसा भाव जहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट, सम्मान और अपनापन से रहें। फ्रेटर्निटी से क्या होता है? ये एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करता है सिटीजन्स के बीच में, जहाँ हम सिर्फ एक देश के नागरिक नहीं बल्कि एक परिवार का हिस्सा महसूस करते हैं। इसका अल्टीमेट गोल होता है नेशनल इंटीग्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में ये कहता है कि फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यहाँ पे ये मैंने क्या बोला आपको, बार बार बोल रहा हूँ मैं, लास्ट लेक्चर में ही बोला था मैंने कि ये ओरिजिनल प्रीएम्बल है, बाद में अमेंडमेंट किया गया 1976 में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वर्ड जो है यूनिटी है, इंटीग्रिटी नहीं है। तो इंटीग्रिटी को कब जोड़ा जाएगा? तो 1976 में। यानी प्रीएम्बल ये कहता है कि फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान हो, देश की एकता और अखंडता बनी रहे। अगर भाईचारा नहीं होगा तो कास्टिज्म, कॉम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, इन जैसे जो जहर हैं वो समाज में फैलेंगे। फ्रेटर्निटी ही देश में कम्युनल हार्मनी, जेंडर इक्वालिटी
और सोशल यूनिटी का फाउंडेशन है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल हम देखते हैं तो जब एक हिंदू और एक मुस्लिम दोस्तों की तरह एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं तो वो होती है फ्रेटर्निटी। जब एक नॉर्थ इंडियन एक साउथ इंडियन आपस में भाषा या रीजन के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वो होती है फ्रेटर्निटी। तो अगर इसको कंक्लूड करें तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि एक दूसरे की डिग्निटी का सम्मान करना, कास्ट, क्रीड, रीजन के जो परायापन होता है उस परायापन को तोड़ देना, देश के लिए एकजुट होकर रहना। तो फ्रेटर्निटी से ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता, उसका जो असली मतलब है वो कंप्लीट होता है। क्लियर? तो अब सारे जो कीवर्ड्स थे वो हमने देख लिया, सवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फिर ये जो वर्ड्स हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो ये सब हमने डिटेल में कवर कर लिया। फिर ये जो अंतिम पैरा है कि इन द आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, जब हम लोग इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहे थे तब वहाँ पे मैंने इसको क्लियर कर दिया था कि इसका क्या मतलब है। ये डेट ऑफ एडॉप्शन को डिनोट करता है। क्लियर? तो अब देखो, अगर समरी में बताऊँ आपको तो ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है ये बताता है क्या, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी। जो वर्ड है सवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये क्या बताता है, तो ये बताता है नेचर ऑफ द स्टेट, यानी जो स्टेट है उसका नेचर क्या होगा। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्या बताता है, तो ये बताता है कि आखिरकार इस देश का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो अंतिम पैरा है 26 ऑफ नवंबर 1949, ये बताता है आपको डेट ऑफ एडॉप्शन के बारे में। यानी कि ये सारा प्रीएम्बल हमने क्लियर कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि प्रीएम्बल का सिग्निफिकेंस आखिरकार क्या है। क्लियर? अब हम लोग डिस्कशन करते हैं दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल, यानी इसका महत्व क्या है। तो प्रीएम्बल जो है ये सिर्फ कोई इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ नहीं है, ये एक विज़न स्टेटमेंट है, एक मोरल कमिटमेंट है और एक रोड मैप है जो बताता है कि भारत का संविधान किन आइडियल्स पर बना है। तो सबसे पहला आता है कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सोल है, आत्मा है। इसमें लिखे शब्द जो हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सिर्फ फैंसी टर्म्स नहीं है बल्कि वो सपने हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखे थे। फिर आप देखें तो जब कभी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को समझने में कन्फ्यूज़न होता है तो कोर्ट जो है वो प्रीएम्बल का सहारा लेती है। जैसे कि हिस्टोरिक केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है और इसके आइडियाज़ जो है वो चेंज नहीं किए जा सकते हैं। साथ ही साथ प्रीएम्बल जो है वो बताता है कि हमारे देश का नेचर कैसा होगा, यानी कि सवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सिर्फ लीगल टर्म्स नहीं है, ये भारत की आइडेंटिटी है, ये भारत की पहचान है। प्रीएम्बल हमें याद दिलाता है कि देश सिर्फ सरकार नहीं बनाती है बल्कि लोग बनाते हैं। क्लियर? और इसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और जैसा नानी पालकीवाला ने कहा था कि प्रीएम्बल इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आधार कार्ड बनता है कि आप कौन हो, वैसे ही प्रीएम्बल बताता है कि भारत किस आइडियोलॉजी पर बना है। तो आखिर में ये बोल सकते हैं कि प्रीएम्बल जो है वो सिर्फ कोई पैराग्राफ नहीं है बल्कि ये एक इंस्पिरेशन है, एक रिमाइंडर है कि हम आखिरकार किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब एक कन्फ्यूज़न ये होता है कि क्या जो प्रीएम्बल है ये प्रीएम्बल पार्ट है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वेदर प्रीएम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो इस पे स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। तो आपको क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआती हिस्सा जो है वो तो प्रीएम्बल है, लेकिन क्या वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है या फिर वो संविधान का एक्चुअल पार्ट है? तो इस कन्फ्यूज़न को अब हम लोग क्लियर करते हैं और समझते हैं कि क्या प्रीएम्बल सच में कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो पहले एक बात आप जान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था तब प्रीएम्बल को उस समय नहीं लिखा गया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया तो उसके बाद प्रीएम्बल को लिखा गया।
यानी कि प्रियम्बल कब लिखा गया है? तो प्रियम्बल लिखा गया है सबसे लास्ट में, लेकिन इसको रखा कब गया है? तो रखा गया इसको सबसे पहले। प्रियम्बल लिखा गया सबसे लास्ट में, रखा गया सबसे पहले। क्लियर? लेकिन इसके लीगल स्टेटस को लेकर कुछ सालों तक डाउट था कि ये प्रियम्बल का पार्ट है या फिर नहीं है। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक अगर मैं ले चलूँ आपको बताऊँ फ्लैशबैक में, तो 1960 में, कब? 1960 में एक इम्पॉर्टेंट केस उभर कर सामने आया, बेरूबारी यूनियन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बोला कि प्रियम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रियम्बल जो है ये संविधान का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, इसका यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को एक्सपेंड करने या लिमिट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ये जो जजमेंट था ना, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। उसके बाद फिर आता है एक हिस्टोरिक जजमेंट, केशवानंद भारती केस 1973। इस केशवानंद भारती केस को मैं अगले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बता दूंगा, 10 से 12 मिनट का एक लेक्चर होगा, क्योंकि पूरे पॉलिटी के पढ़ने के दौरान ये केस आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो माइंड में जो है ना एक डाउट होता है कि आखिरकार ये है क्या। तो इसको मैं काफ़ी डिटेल में अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, बस 10 से 12 मिनट में आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्रक्स आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जिससे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल ये बोला कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, यानी कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका यूज जो है वो किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉजेस को समझने के लिए। कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज़ नॉट जस्ट डेकोरेटिव, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? यानी कि प्रियम्बल जो है केवल सजावट के लिए नहीं है, बल्कि ये ओरिजिनल में प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। इसके बाद एक और केस आया एसआर बोम्मई वाला। एसआर बोम्मई का केस आया था आपको 1994 में। और भी केसेस हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट केसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो एसआर बोम्मई केस में और जजमेंट जो था उससे कंफर्म हुआ कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, लेकिन कोर्ट में ये एनफोर्सिएबल नहीं है। एनफोर्सिएबल का मतलब ये हुआ, जैसे प्रियम्बल में आपने देखा कि लोगों को ये बोला गया है कि सोशल जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। यानी इकोनॉमिक जस्टिस पे के रिलेट अगर हम लोग करें तो इसमें ये इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब हमने देखा कि जो रिसोर्सेज होंगे, जो पैसे होंगे, वो कुछ ही लोगों के पास नहीं रहेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, कुछ ही लोगों के पास में सारा पैसा है, तो आप प्रियम्बल को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हो। आप आर्टिकल को लेकर जा सकते हो, लेकिन प्रियम्बल को कोर्ट में ले जाकर आप ये नहीं बोलोगे कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड होना चाहिए, लेकिन लोगों को इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिल रहा। तो इसका तो कोर्ट बोलेगा कि ठीक है, आपका रेफरेंस मटेरियल क्या है, तो आप बोलोगे कि प्रियम्बल, तो कोर्ट आपका जो उस समय पिटीशन होगा उसको रिजेक्ट कर देगा। आर्टिकल के बेसिस पे जाओगे तब रिजेक्ट नहीं होगा। सिंपल मतलब ये हुआ कि प्रियम्बल जो है कोर्ट में एनफोर्सिएबल नहीं होता है। क्लियर? तो अब देखो, लेकिन फिर भी इस बोम्मई केस से ये मतलब निकला कि इसका सिंबॉलिक वैल्यू इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट होता है, वैसे ही प्रियम्बल एक ब्लूप्रिंट है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बताता है कि हमारी वैल्यूज़ क्या है, हमारा विज़न क्या है, और हम किस आइडियोलॉजी पे चलते हैं। तो प्रियम्बल के प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट बन गया है और इनको बदला नहीं जा सकता। तो अब डाउट क्लियर हो गया होगा कि प्रियम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि कोर्ट में इसका वायलेशन क्लेम नहीं किया सकता। लेकिन इसका जो रोल है ना, वो गाइडिंग लाइट का है, जो हमें बताता है कि हमारा संविधान किस दिशा में हमें लेकर जाना चाहता है। जैसे आइडेंटिटी कार्ड आपकी पहचान होती है, वैसे ही प्रियम्बल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान है। क्लियर? तो अब एक और सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या प्रियम्बल को बदला जा सकता है? तो वैसे ये सवाल उठना तो नहीं चाहिए, क्योंकि प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल प्रियम्बल मैंने आपको दिखाया और प्रेजेंट डे प्रियम्बल मैंने आपको समझाया।
तो उसमें 3 वर्ड ऐड किए गए हैं। तो वो 3 वर्ड कैसे ऐड कर दिए जाएंगे? जब तक अमेंडमेंट नहीं होगा, जब तक उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा, तब तक वो चेंज उसमें वर्ड ऐड ही नहीं होंगे। तो हाँ, सिंपल सा मतलब कि हाँ भैया, प्रियम्बल को आप अमेंड कर सकते हो। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब प्रियम्बल को लेकर एक सवाल था कि क्या इसमें अमेंडमेंट पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि प्रियम्बल कोई नॉर्मल आर्टिकल नहीं है, ये तो संविधान की स्पिरिट को दर्शाता है। और इसी में आपको आता है एक केस, केशवानंद भारती केस 1973, जो कि मैंने आपको पहले ही अभी बता दिया। उससे पहले आया था बेरूबारी यूनियन केस 1960, ये भी मैंने आपको बता दिया था। क्लियर? तो बेरूबारी यूनियन केस क्या है, उसमें क्या कंक्लूजन निकला था, तो ये मैंने बता दिया। तो अब देखो, उससे इसको रिलेट करेंगे हम लोग। कैसे रिलेट करेंगे? देखो, बेरूबारी यूनियन केस 1960 में क्या बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो फिर इसमें अमेंडमेंट कैसे करेंगे आप? तो इस कारण से पहले जजमेंट ये निकला सुप्रीम कोर्ट का कि प्रियम्बल कांट बी अमेंडेड, यानी कि प्रियम्बल में संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद कौन सा आया? तो केशवानंद भारती केस। कब आया? 1973, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। क्लियर? तो अब देखो, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा था, अभी मैंने आपको बताया कि हाँ, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन, अमेंडमेंट किया जा सकता है। लेकिन सॉरी, प्रियम्बल का जो बेसिक फीचर है ना, उसको ऑल्टर नहीं किया सकता, उसको चेंज नहीं किया सकता। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में देखेंगे बस लेकिन अगले वीडियो में इसका ग्लिम्स भी आपको दे दूंगा। अभी बस ये समझो कि जो आधारभूत ढांचा होता है, उस ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। किसी भी चीज़ का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते हैं। प्रियम्बल में चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन वो चेंज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर ही बदल जाए, उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल जाए। क्लियर? तो अगर अमेंडमेंट आपको करना है तो लैंग्वेज बदली जा सकती है, लेकिन इसकी सोल नहीं बदली जा सकती, इसकी आत्मा नहीं बदली जा सकती है। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के दौरान 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया और इसके तहत 3 नए शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये चेंजेस जो है ये वैलिड माने गए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं थे। तो सिंपल भाषा में समझें तो हाँ, प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, लेकिन सिर्फ आर्टिकल 368 के प्रोसेस के तहत और बेसिक स्ट्रक्चर को बिना हर्ट किए। ये एक बैलेंस बनाता है बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल बदल सकता है, लेकिन उसकी रूह, उसकी आत्मा को नहीं बदला जा सकता। तो अब सारा मैटर क्लियर हो गया होगा आपको प्रियम्बल से रिलेटेड। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले तो मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के बारे में डिस्कशन करूंगा डिटेल में। छोटा वीडियो ही रहेगा, लेकिन वो डिटेल में डिस्कशन होगा उसका। क्लियर? तब तक आप इसको रिवीजन करिए और फिर इसका जो रिलेटेड जो टेस्ट है PDF का, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेक्चर का PDF और टेस्ट का PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे पार्ट 1 के बारे में, आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए